हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर से भारत का इतिहास जो है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास के लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, जो सब्जेक्टेबल होंगे, जो लूसेंट के अंतर्गत दिया गया है वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा, वो भारत का इतिहास। भारत का इतिहास ये जो है, इसमें दिया गया है भारत के बारे में, भारत का नाम कैसे पड़ा, या भारत में रहने वाली प्रजातियां कौन कौन सी हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी इस चैप्टर में है। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं क्या क्या है इसमें। फर्स्ट है हमारा, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। यानी उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में जो समुद्र तट है, यहाँ तक जो भूभाग फैला हुआ है, उस उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्यों तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। और इस भूखंड पे जो रहते हैं, उन महाकाव्यों में और पुराणों में उन्हें भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय और भारत की संतान कहा जाता है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू ब्रैकेट में है जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। यानी यहाँ पे जामुन के वृक्ष ज़्यादा रहते थे, जिसलिए इसे जम्बूद्वीप कहा जाता था। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। यानी प्राचीन ईरानी जो है, सिंधु नदी को हिंदू कहकर बुलाते थे। यही नाम फिर आगे पूरे पश्चिमी देश में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। मतलब भारत का नाम जो है, जो हिंदुस्तान हुआ, वो इसी एक नदी यानी सिंधु नदी के नाम से ही पूरे विश्व में जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यानी हिंदुस्तान नाम जो है हमारे देश का, वो मध्यकाल में पड़ा। यूनानी जो है इसे इंदे नाम से बुलाते थे और अरब इसे हिंद कहते थे। यह शब्द भी यानी हिंदुस्तान शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेजों ने अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। यानी जो यूनानी इसे इंदे प्रयोग कर रहे थे बोलने के लिए, उसी आधार पर जब अंग्रेज आए तो इंदे को इंडिया में परिवर्तित कर दिया और इंडिया कह के भारत को पुकारने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। यानी हमारे देश में जो विंध्याचल पर्वतमाला है, वो हमारे देश को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाला हिस्सा उत्तर साइड का तथा नीचे वाला हिस्सा दक्षिण कहा जाता है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। यानी उत्तर में जो लोग रहते हैं विंध्याचल के, वो लोग ज़्यादातर इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलते हैं, और विंध्याचल पर्वत के दक्षिण की दिशा में रहने वाले लोग ज़्यादातर द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने में प्रयोग करते हैं। फिर इसमें एक छोटा सा नोट दिया गया है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है, वे इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पेलियो मेडिटेरियन और काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलॉयड। यानी भारत की जो जनसंख्या है, भारत के जो लोग हैं, उनका जन्म जो है, उसका प्रमुख आधार जो नस्लें हैं, ये 5 नस्लें हैं, जो इस प्रकार हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, फेलियो मेडिटेरियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलॉयड। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो एक बार और रिपीट कर देते हैं हम। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलॉयड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया। यहाँ पर जो भारतीय इतिहास है उसके बारे में बताया जा रहा है कि भारतीय इतिहास जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है प्राचीन भारत,
सेकंड पार्ट उसका मध्यकालीन भारत एवं थर्ड पार्ट जो है वो आधुनिक भारत है। नोट, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेल्रियस को है। यानी सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में जिसने बांटा वो जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेल्रियस है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में जो चैप्टर है हमारा वो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी प्राचीन भारत के इतिहास को हम जानते हैं, उसके आधार क्या क्या हैं, इन चीज़ों की जानकारी हमें इस चैप्टर में मिलेगी। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। फर्स्ट है हमारा धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। यानी भारतीय इतिहास को जानकारी के 4 प्रमुख आधार हैं। फर्स्ट धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी, फर्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। यानी भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो पुस्तक वो वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। भारतीय परंपरा जो है वेदों को नित्य और अपौरुषेय मानती है। अपौरुषेय इसलिए मानती है क्योंकि भारतीय परंपरा में माना जाता है कि वेद जो है वो मानव द्वारा लिखित नहीं है, देवताओं ने उनको लिखा है और देवताओं को अपौरुषेय कहा जाता है, इसलिए वेदों को भी अपौरुषेय माना जाता है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। वेद 4 हैं। फर्स्ट जो हमारा वो सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, उसके बाद यजुर्वेद है, उसके बाद सामवेद और लास्ट का जो है हमारा वो अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चारों को मिलाकर संहिता कहा जाता है। फर्स्ट हम ऋग्वेद के विषय में जानेंगे। ऋग्वेद में फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, मतलब ऋचाओं का जो क्रमबद्ध संग्रह है उसको ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं एवं 10,462 ऋचाएं हैं। फ्रेंड्स, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं या सूक्त हैं या ऋचाएं हैं, तो इसे याद करना जरूरी है। तो एक बार और मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। इसमें ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषियों को ऋत कहते हैं। इस वेद मतलब इसको जो पढ़ता है इन ऋचाओं को, उन्हें ऋत कहा जाता है। इस वेद से आर्यों के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। यानी ऋग्वेद से जो है वो आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, उनका इतिहास एवं उनका धार्मिक संस्कार क्या था, उनकी धार्मिक चीजें क्या थी, इन सारी चीजों की जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। यानी ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है वो विश्वामित्र द्वारा रचित है और उसी मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है जो सूर्य देवता को समर्पित है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है और ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है उसमें जो है सोम देवता का वर्णन किया गया है या उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। यानी ऋग्वेद के 8वां मंडल जो है वो हस्तलिखित है और हस्तलिखित ऋचाएं जो हैं उनको खिल कहा जाता है। चतुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। चतुर्वर्ण समाज यानी जो समाज है हमारा वो
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 भागों में बांटा गया था। तो उसकी सर्वप्रथम जो है जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसका पुरुष सूक्त में ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है, जिसके अनुसार 4 वर्ण जो है आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। और इसी ऋग्वेद में यह भी बताया गया है, ये जो 4 वर्ण हैं उनकी उत्पत्ति जो है ब्रह्मा से हुई है। और ब्रह्मा के मुख से जो है वो ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघों से वैश्य और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति बताई गई है। इन सारी चीजों का वर्णन जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ही किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द का संबंध गाय से है। ऋग्वेद में कई जगह जो है अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है, और अघन्या यानी जिसका वध न किया जा सके, और वो गाय को कहा जाता था। यानी अघन्या शब्द जो है वो गाय से संबंधित है, गाय को ही अघन्या नाम से बुलाया जाता था। नोट, धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों, विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। यानी धर्मसूत्र जो है वो जो 4 प्रमुख जातियां थी यानी वर्ण थे, उनकी स्थितियों के बारे में, उनके व्यवसायों के बारे में, उनके दायित्वों के बारे में, उनके कर्तव्यों और विशेषाधिकारों को स्पष्ट बांटता है। इन चीजों का वर्णन जो है आपको धर्मसूत्र में ही मिलेगा। ईसा पूर्व एवं ईस्वी, तो फ्रेंड्स इस पॉइंट में ईसा पूर्व किसे कहते हैं या ईस्वी किसे कहते हैं, ये हम लोगों को जानना जरूरी हो जाता है। तो इसमें इन चीज़ों की जानकारी दी गई है। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी जो अभी चल रहा है हमारा, जो हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से आधारित है। तो ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर, इसी ग्रेगोरियन कैलेंडर को ईसाई कैलेंडर भी कहा जाता है या जूलियन कैलेंडर भी कहा जाता है। ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। जो यह ग्रेगोरियन कैलेंडर है या ईसाई धर्मगुरु होते हैं जो ईसा मसीह हैं, उनके जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को, यानी जब वो पैदा हुए तो उसके पहले का जो समय था उसको ईसा पूर्व यानी वीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्ष की गिनती जो है वो उल्टी दिशा में होती है। यानी जैसे हम नॉर्मल पढ़ते हैं 1 2 3 4 5, तो इस तरह जो है वो इस भी ईसा पूर्व में हम लोग जैसे 10 तक पढ़ना है तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरह पढ़ते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु जो है वो 483 ईसा पूर्व में हुआ। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ एवं 483 ईसा पूर्व उनकी मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्मतिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। यानी ईसा मसीह जब पैदा हुए तो उस समय से जो सन स्टार्ट हुआ वो ईसवी सन कहलाया। इसके लिए संक्षेप में ईसवी लिखा जाता है। ईसवी को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमेनियन, जिसका अर्थ डोमनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, ब्रैकेट में जीसस क्राइस्ट, मतलब उसी में पैदा हुए तो उन्हीं का साल माना गया, तो इसको इन द ईयर ऑफ लॉर्ड माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। यानी वामना अवतार भगवान विष्णु के अवतार को माना जाता है और इसका वर्णन जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो जहाँ पर किया गया है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 यानी 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में टोटल कितनी ऋचाएं हैं? 10,462। 10,462 में सबसे अधिक ऋचाएं इंद्र के लिए 250 प्रयोग की गई हैं और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना जो है वो
ऋग्वेद में की गई है। यानी इससे यह भी पता चलता है कि ऋग्वेद में सबसे वर्णित या प्रमुख देवता जो माने जाते थे वो इंद्र थे, और इंद्र के बाद जो है वो अग्नि देवता थे। नोट: प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। यानी ऋग्वेद, प्राचीन वैदिक साहित्य जो है तो उसमें जो है सबसे प्राचीन जो है ऋग्वेद हो जाता है। उसके बाद हमारा यजुर्वेद आता है, लेकिन यजुर्वेद के पहले ही शतपथ ब्राह्मण का स्थान दिया जाता है। यानी शतपथ ब्राह्मण की रचना जो है वो यजुर्वेद के पहले से हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बल के समय। नेक्स्ट पॉइंट यजुर्वेद। यजुर्वेद में फर्स्ट पॉइंट हमारा सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बल के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अधुर्व्य कहते हैं। यानी यजुर्वेद को जो पढ़ता है उसको अधुर्व्य कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यानी यजुर्वेद में जो वर्णन किया गया है वो यज्ञ के नियम एवं विधि विधान जो होते हैं पूजा के, वो सारी चीज़ों का वर्णन हमारा यजुर्वेद करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। यानी उस समय जो प्रचलित थी बलिदान व्यवस्थाएं जो यज्ञों वगैरह में दी जाती थी, इनका भी वर्णन जो है वो यजुर्वेद में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। यानी यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा आता है सामवेद। फर्स्ट पॉइंट सामवेद का हमारा, साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाओं का संकलन है। यानी सामवेद का अर्थ जो है, सामवेद में गान यानी गाना। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर जो ऋचाएं या मंत्रों का संकलन किया गया है, जो गाए जाते थे उनका संकलन किया गया है। इसके पाठ्यकर्ता को उद्धृत कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। यानी सामवेद जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है। यानी ऋग्वेद में जो चीज़ें हैं उनका सामवेद में गायन के रूप में यह वर्णन किया गया है। उन्हीं इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यानी सामवेद जो है वो भारतीय संगीत का जनक भी है। नोट: यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। यजुर्वेद यानी सामवेद में किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं किया गया है। केवल इसमें पूजा से संबंधित या गानों से संबंधित जो मंत्र हैं उन्हें कैसे रिप्रेजेंट किया जाए गायन के रूप में, ये सारी चीज़ों का ही वर्णन किया गया है। किसी और घटनाओं का वर्णन उसमें नहीं दिया गया है। चौथा जो हमारा है वो अथर्ववेद है। अथर्ववेद का फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा अथर्वा ऋषि द्वारा रचित। इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। यानी फर्स्ट पॉइंट इससे हमें पता चलता है अथर्ववेद जो है वो अथर्वा ऋषि द्वारा रचा गया है और इसमें 731 मंत्र और लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। यानी अथर्ववेद में कुछ ऐसे मंत्र हैं जो ऋग्वेद की रचना जब हुई उससे पहले ही लिखे जा चुके थे। तो अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। यानी अथर्ववेद जो है में स्त्रियों की दयनीय स्थिति दिखाई गई, कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। तो इसका मतलब ये भी जानकारी हमें इस वाक्य से मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। मतलब अथर्ववेद का महत्व ज़्यादातर इसलिए है कि इसमें जो उस समय के नॉर्मल मनुष्य यानी जैसे हम लोग हैं इस तरह लोग थे, उनके विचार क्या होते थे, वो कैसा विश्वास करते थे, उनमें अंधविश्वास क्या क्या था, इन चीज़ों की जानकारी हमें
अथर्ववेद से ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। यानी पृथ्वी सूक्त जो है वो अथर्ववेद का प्रतिनिधि यानी मुख्य प्रमुख सूक्त माना गया, जिसमें मानव जीवन के यानी पृथ्वी सूक्त में जो वर्णन किया गया है वो मानव जीवन के सभी पक्षों, तो मानव जीवन के पक्ष कौन कौन से होते हैं? एक, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का खोज, रोग निवारण, समान्वय मतलब कैसे समायोजन करता है, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, श्राप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण जो है वो अथर्ववेद में दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है, यानी जादू टोने का वर्णन सर्वप्रथम हमें कहाँ मिलता है? तो वो अथर्ववेद में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। यानी अथर्ववेद में परीक्षित जो थे, परीक्षित किसके पुत्र थे? अर्जुन के। महाभारत में जो अर्जुन थे उनके पुत्र परीक्षित थे, तो उनको कुरुओं का राजा माना गया है। और कुरु देश जो है वो समृद्धि यानी उस समय का उसकी समृद्धि का सबसे अच्छा चित्रण जो है वो अथर्ववेद में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। यानी सभा समिति का हमें सबसे पहला विवरण जो है वो अथर्ववेद में मिलता है, और अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां माना गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे साकाल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी है। साकाल शाखा किसकी है? ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है, यानी साकाल शाखा अभी भी चल रही है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। नेक्स्ट पॉइंट मध्यान्ह और कांडो शुक्ल यजुर्वेद तथा वाजसेन संहिता की शाखाएं हैं। शुक्ल यजुर्वेद की मध्यान्ह, कांडो, शुक्ल यजुर्वेद और वाजसेन संहिता जो है ये शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कणिष्ठल, मैत्राणी और तैत्तिरीय हैं। कौथुम, राणनीय और जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पैपलाद हैं। नोट, सबसे प्राचीन ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। मतलब यानी सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई और सबसे लास्ट में जो है चारों वेदों में अथर्ववेद की रचना की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद के विषय में जो जानकारी दी गई है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान आता है। संहिता यानी वेदों के पश्चात जो है ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान आता है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। यानी ब्राह्मण, आरण्यकों, उपनिषदों से जो है वो उत्तर वैदिक कालीन जो समाज एवं संस्कृति थी उसके विषय में जानकारी हमें ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं।
ब्राह्मण ग्रंथ जो है, वैदिक संहिता कौन सी थी? चारों वेद हमारे, उनकी व्याख्या जो है गद्य रूप में ब्राह्मण ग्रंथों में की गई है। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। प्रत्येक संहिता यानी प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसे नीचे श्रेणी में दिया गया है। नीचे श्रेणी में उनका नाम दिया गया है, कौन सा ब्राह्मण किस ग्रंथ से संबंधित था। फर्स्ट ऋग्वेद, तो ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण हमारा है ऐत्रेय, ऐतरेय तथा कौस्तकी। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण है हमारा तैत्तिरीय तथा शतपथ। सामवेद से संबंधित ब्राह्मण है हमारा पंचविश। अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण है हमारा गोपथ। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स पूछा भी जाता है एग्जाम में ज़्यादातर, तो इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा। ऋग्वेद का ब्राह्मण ऐत्रेय तथा कौस्तकी, यजुर्वेद का ब्राह्मण तैत्तिरीय तथा शतपथ, सामवेद का ब्राह्मण पंचविश, अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपथ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। यानी ब्राह्मण ग्रंथ में परीक्षित, परीक्षित कौन थे? अर्जुन के और उत्तरा के पुत्र, और राजा बिंबिसार जो है वो कौन थे? राजा अजातशत्रु के पिता। तो इनके बीच का जो काल है, इनका वर्णन जो है हमें वो ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण जो है उसमें राज्याभिषेक का क्या नियम होगा एवं कुछ प्राचीन राजा जो थे उनका नाम हमें ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ में गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का, यानी गांधार शल्य जो उस समय गणराज्य हुआ करते थे, गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख जो है वो हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। वैदिक साहित्य में जो है ऋग्वेद के बाद जो है वो, पहले ही बताया था मैंने, शतपथ ब्राह्मण की रचना हुई थी यजुर्वेद से पहले। तो वैदिक साहित्य ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आएगा? शतपथ ब्राह्मण का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अणक्य में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। यानी अणक्य ब्राह्मण हो गया हमारा, अब अणक्य आता है। तो अणक्य जो है किससे संबंधित है? यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों और दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति जो है, इन चीजों का वर्णन जो है वो अणक्यों में किया गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है उपनिषद। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें से 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। 13 इसमें से मूलभूत श्रेणी में आते हैं। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। यानी उपनिषद का जो विचार है वो किससे संबंधित अगर पूछा जाता है तो उपनिषद जो है वो दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा एवं ब्रह्मा की व्याख्या उपनिषदों में की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रायणी संहिता से प्राप्त होती है। यानी स्त्रियों का सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति का वर्णन जो है वो मैत्रायणी संहिता में हुई है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। यानी जुआ और शराब ये तो मुख्य दोष होते ही हैं, इसके साथ पुरुष का एक और दोष बताया गया है, वो स्त्री है, जिसका वर्णन हमें मैत्रेयणी संहिता में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। यानी शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों की बराबरी का हक दिया जाता था, और मैत्रेयणी संहिता में स्त्रियों को बराबरी का दर्जा नहीं मिला, उन्हें हीन दिखाया गया है। तो और शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को अर्धांगिनी यानी पुरुष का आधा अंग माना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ज्वालो उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। यानी
मनुष्य के जीवन के 4 आश्रम माने गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो इन चारों आश्रमों का उल्लेख जो है वो जवालोपनिषद में किया गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है, यानी मनुस्मृति की रचना जो है वो शुंग काल में हुई थी। नेक्स्ट हमारा है नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। तो नारद स्मृति जो है इसकी रचना भी गुप्त काल में हुई थी और इसमें गुप्त काल की ही जानकारी प्राप्त होती है। यानी यह पूछा जाता है मनु स्मृति से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है, तो मनु स्मृति से हमें शुंग वंश के समय की जानकारी मिलती है और नारद स्मृति से हमें गुप्त वंश के समय की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेदांग एवं सूत्र। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। यानी वेद पढ़ने में हार्ड होते थे तो उन्हें सही सही समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई, जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट वेदांग है हमारा शिक्षा, शिक्षा यानी शुद्ध उच्चारण शास्त्र। सेकंड है कल्प, कल्प यानी कर्मकांडीय विधि जो दी गई थी संहिताओं में उनको सही तरीके से समझाया गया है कल्प में। निरुक्त, शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र क्या है, ये निरुक्त में दिया गया है। उसके बाद हमारा आता है चौथा व्याकरण, पांचवा छंद एवं छठा ज्योतिष। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से। तो पूछा भी जाता है वेदांग कितने हैं, उनके नाम क्या है। तो ये जो है वेदांग टोटल 6 हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। नेक्स्ट पॉइंट हमारा वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। यानी वैदिक साहित्य को सही तरीके से बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य की रचना की गई। स्रोत ग्रह तथा धर्मसूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञीय विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, आप स्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय। यानी उस समय प्रमुख सूत्रकार जो थे वो थे फर्स्ट हमारा गौतम, बौधायन, दूसरा आप स्तंभ, वशिष्ठ आदि के और अनेक नाम हैं जो विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। नेक्स्ट हमारा है पुराण। तो पुराण से संबंधित क्या क्या पॉइंट्स हैं? भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रावा को माना जाता है। यानी भारतीय इतिहास का सबसे क्रमबद्ध विवरण जो है ऐतिहासिक वो हमें पुराणों में प्राप्त होता है। पुराणों की रचना जो है वो उग्रश्रावा और उनके पुत्र द्वारा माना जाता है। लोमहर्ष इनके पुत्र और पुराणों की रचना जो है वो लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रावा द्वारा की गई है। और इनकी पुराणों की कुल संख्या जो है वो 18 मानी गई है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। यानी मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण एवं भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नोट। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, यानी स्त्रियों उस समय जो है वेद पढ़ने की अनुमति जो है स्त्रियों और शूद्रों को नहीं दी गई थी, वह पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे। यानी वो पुराण सुन सकते थे लेकिन पढ़ नहीं सकते थे। इसका पाठ जो है वो
पुराणों का मंदिरों में पुजारी लोग किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। फर्स्ट है हमारा, जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, मतलब जातक जो पुस्तक है उसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म यानी उनके पहले के जन्मों की कहानी का वर्णन जो है वो जातक में किया गया है। और हीनयान का प्रमुख ग्रंथ जो है वो कथा वस्तु है, जिसमें और कथा वस्तु में जो है महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, यानी जैन साहित्य जो है वो आगम के नाम से जाने जाते हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। यानी जैन ग्रंथ में जो भगवती सूत्र है उसमें महावीर स्वामी के जीवन के विषय में, उनके जीवन के कार्यों के विषय में और उस समयकालीन घटित घटनाओं के विषय से जानकारी जो है वो भगवती सूत्र में मिलती है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं और चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त दो नामों से जाना जाता था। यह अर्थशास्त्र जो है 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, यानी अर्थशास्त्र से जो है हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया है। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक रजत रंगणी यानी राजाओं की नदी, हिंदी में उसका अर्थ होता है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं, यानी रजत रंगणी 8 सर्ग में विभाजित है, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इन 8 सर्गों को तरंग कहा जाता है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। यानी रजत रंगणी जो है वो कश्मीर के शासकों का वर्णन करती है, शुरू से लेकर लास्ट तक के। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा, और चचनामा के लेखक कौन था? अली अहमद में सुरक्षित है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। इसके लेखक पाणिनि हैं। इससे मौर्यों के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। यानी अष्टाध्यायी में मौर्य काल के पहले का इतिहास जो था और उस समय मौर्यकालीन इतिहास जो था, इन चीजों का वर्णन हमें पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी मिल जाता है। नोट, अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ, यानी लिपि जो है ये शब्द जो है सबसे पहले अष्टाध्यायी में प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, कात्यायन की गर्गी संहिता एक प्रसिद्ध, गर्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। यानी गर्गी संहिता में ज्योतिष के साथ साथ यमन आक्रमण का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य में शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो पतंजलि जो है वो शुंग वंश से संबंधित थे, वहां पे रहते थे, उनके पुरोहित हुआ करते थे। और इनके महाभाष्य यानी महाभाष्य की रचना भी जो है पतंजलि ने की है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। तो फर्स्ट हमारा आता है यूनानी रोमन लेखक। तो यूनानी रोमन लेखक में हमारा सर्वप्रथम है टेशियस। यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों
से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। मतलब इसने बहुत बढ़ा चढ़ाकर जो है भारत का वर्णन कर दिया है कहानी की तरह, तो इसको अविश्वसनीय माना जाता है। नंबर दो जो है हेरोडोटस। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के फारस उस समय यानी ईरान को कहा जाता है के संबंध का वर्णन किया गया है, परंतु इसका वर्णन भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। यानी हेरोडोटस भी भारत कभी आया नहीं था, सुनी सुनाई बातों एवं अफवाहों पर इसने भारत के क्रमबद्ध इतिहास की रचना की थी। नेक्स्ट तीसरा हमारा, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नियार्कस, अनेसिक्रिटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। तो ये भी पूछा जाता है सिकंदर के साथ कौन कौन से लेखक आए थे, तो ये तीनों आप लोगों को याद कर लेना है, नियार्कस, अनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। चौथा है हमारा मेगास्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। पांचवा डाइमेकस, यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डाइमेकस किसके समय आया था, तो बिंदुसार के समय जो है वो डाइमेकस मौर्य वंश के राज दरबार में आया था। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा छठा है डायोनीसियस जो है यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। सातवां है हमारा टालमी। इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। आठवां है हमारा पिलनी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। नौवां है हमारा पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेल सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। यानी यूनानी यात्रियों और पुस्तकों में हमारी 9 चीजें आती हैं। फर्स्ट है हमारा टेसियस, सेकंड हेरोडोटस, तीसरा सिकंदर के साथ आने वाले नियार्कस, एस्ट्रोनियस और अरिस्टोबुलस, चौथा मेगास्थनीज, पांचवा डाइमेकस, छठा डायोनीसियस, सता टॉलमी, आठवां पिलनी, नौवां पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी। नेक्स्ट हमारा आता है चीनी लेखक। चीनी लेखक में सर्वप्रथम फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। फाहियान जो है टोटल 14 वर्ष तक भारत में रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है सुंगेन। यह 1518 में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्र की। तीसरा है हुएनसांग। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हुएनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। तो हुएनसांग सर्वप्रथम कहां पहुंचा था? कपिसा। भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर
645 ईस्वी में चीन लौट गया। यह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृतांत सी यूकी नाम से प्रसिद्ध है, यानी इसने जिस ग्रंथ की रचना की उस वृतांत का वर्णन जो है सी यूकी है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म एवं राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंधु का राजा शूद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। नेक्स्ट नोट दिया गया है इसमें, ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। चौथा है हमारा इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है इत्सिंग ने। नेक्स्ट हमारा आता है अरबी लेखक। अरबी लेखक में सर्वप्रथम अलबरूनी जो है, इसके विषय में जो दिया गया है, यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अलबरूनी जो है ख्वारिज्म या ख्यू आधुनिक तुर्किस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृत किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद यानी भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन यानी किताबे उल हिंद जो है वो धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीत रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। यानी किताबे उल हिंद जो है वो 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीत रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। दूसरा है हमारा अरबी यात्रियों में इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृतांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। इब्न बतूता को मोहम्मद तुगलक ने जो है दिल्ली का काजी और न्यायाधीश बनाया था। डी ऑप्शन है अन्य लेखक। अन्य लेखक में हमारा पहला है तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तुंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में, इससे हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा है हमारा मार्को पोलो। मार्को पोलो जो है यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्यन देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। फिर इसके बाद आता है हमारा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। फर्स्ट पॉइंट है हमारा भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। भारतीय पुराशास्त्र का पितामह सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। सेकंड पॉइंट हमारा 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई यानी एशिया माइनर, बोगाज कोई को एशिया माइनर भी कहा जाता है, से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य यानी अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि बोजगई अभिलेख में किसका उल्लेख किया गया है। तो बोजगई अभिलेख में 4 वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। इंद्र, मित्र
वरुण, इंद्र और नासत्य। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, मध्य भारत में भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर यानी विदिशा गरुण स्तंभलेख से प्राप्त होता है। यह भी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा। मध्य भारत में भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर यानी विदिशा गरुण स्तंभलेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में है। ये भी पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। भारतवर्ष का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में किया गया है? तो भारतवर्ष का जिक्र सर्वप्रथम हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सहगौरा अभिलेख है, यानी दुर्भिक्षों के बारे में जानकारी हमें सहगौरा अभिलेख से प्राप्त होती है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख मिलता है। यानी सहगौरा अभिलेख में संकट काल में जो खाद्यान्न सुरक्षित रखे जाते थे उसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभलेख से प्राप्त होती है। तो हूण आक्रमण की जानकारी सर्वप्रथम हमें किससे प्राप्त होती है? भीतरी स्तंभलेख से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है वो एरण अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। यानी एरण अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है हमें। नेक्स्ट हमारा, सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। यानी सातवाहन राजाओं के विषय में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो ज्यादातर उसका आधार जो है वो उनके अभिलेख ही हैं। सॉरी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कश्मीरी नौपाषाणिक पुरा स्थल वुर्जहोम से गर्तावास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिलता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, यानी जो वुर्जहोम होते थे इसमें उतरने के लिए, अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती थी। यहाँ मनुष्य के उसके पालतू कुत्ते को भी यहाँ मनुष्य के साथ जो है उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। यानी बुर्ज होम में जो है मनुष्य जब मर जाता था तो उसके साथ उसका पालतू कुत्ता भी दफनाया जाता था। इसका प्रमाण हमें बुर्ज होम से मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता था। इसी को साहित्य में कर्षापर्ण कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख किसने लिखे? तो सर्वप्रथम सिक्कों पर जो है वो लेख यवन शासकों ने लिखे हैं। उसके पहले से भारतीय सिक्कों पर लेख नहीं लिखे जाते थे। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अरिकमेंडू यानी पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नोट, सबसे पहले भारत के संबंध में बर्मा को पहले क्या कहा जाता? स्वर्ण भूमि। वर्तमान में मम्यार, माल्या, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा यो द्वीप से स्थापित हुए। महत्वपूर्ण अभिलेख जो है और उसकी शासक से संबंधित हैं, ये जानकारी हमें इस पॉइंट से मिलेगी। तो महत्वपूर्ण अभिलेख और शासक, हाथी गुम्फा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है। ये कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ ब्रैकेट में गिरनार, जूनागढ़ को गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है, यह रुद्रा दमन से संबंधित है। नासिक अभिलेख जो है वो गौतमी बालश्री से संबंधित है। प्रयाग स्तंभलेख जो है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। एहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख जो है वो मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख जो है वो प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख जो है वो स्कंदगुप्त से संबंधित है। और देवपाड़ा अभिलेख जो है वो बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। नोट, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। यानी अभिलेख को इंग्लिश में एपिग्राफी कहा जाता है। तो एपिग्राफी के अंतर्गत हम लोग अभिलेख का अध्ययन करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। यानी उत्तर भारत में मंदिरों की कला शैली में जो प्रयोग हुआ है वो नागर शैली है, और दक्षिण भारत में जो मंदिरों की शैली का प्रयोग हुआ है वो द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिण पंथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ता है, अतः यह वेसर शैली कहलाती है। यानी नागर शैली और द्रविड़ शैली के मेल से जो शैली का निर्माण हुआ मंदिरों के निर्माण में, वह वेसर शैली कहलाई। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर जब पंचायतन शैली का तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में स्थित है, और ब्रह्मोत्सर मंदिर जो भुवनेश्वर में स्थित है, लक्ष्मण मंदिर जो खजुराहो में स्थित है, लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में स्थित है, दशावतार मंदिर जो देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है, और गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, मंदिर कहाँ कौन से स्थित हैं, आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ये एग्जाम की नज़र से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे। तो फ्रेंड्स ये लेक्चर हमारा भारतीय इतिहास, प्राचीन इतिहास के सूत्र का यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट आगे का हम लेक्चर प्रागैतिहासिक या पाषाण काल के बारे में होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।